हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एक यूनिट है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी अनुवांशिकता और भिन्नताएं, यानी जीवों में कौन कौन सी चीजें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, और जीवों में अंतर क्या क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में अंतर क्या है, लक्षण विशेष क्या है, वही चीजें हमें पढ़नी है इस यूनिट में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में। तो इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो यही होती है कि हेरिडिटी क्या है, जो हमारी हेरिडिटी है या अनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं वो क्या है। तो किसी अनुवांशिक विशेषक यानी हेरिडिटी ट्रैक्ट्स जो होते हैं का विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और जब हम उसके समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, अनुवांशिकी कहलाएगा। यानी टर्म हमारा हो जाएगा क्या, जेनेटिक्स। यानी जो आप कह सकते हैं कि अनुवांशिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों में अनुवांशिकता, समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब फिर जो होता है कि जो जेनेटिक्स टर्म था ये किसने दिया था, जेनेटिक टर्म्स का जो प्रयोग किया गया था वो बेटसन के द्वारा किया गया था 1905 में। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स कितने ब्रांच में डिवाइड है, तो जेनेटिक्स जो होता है वो मेनली 3 ब्रांच में डिवाइड है। कितने ब्रांच में, 3 ब्रांच में। पहला जो ब्रांच होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स यानी एक ऐसी अनुवांशिकी जो क्या हो, स्थानांतरित हो। चूंकि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया थी अनुवांशिकी लक्षणों की, ये दिया था किसने, मेंडल ने दिया था। इसलिए ये जो अनुवांशिक प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, या इसी को हम नाम देते हैं मेंडल के नाम पर मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण, यानी जब अनुवांशिकी ऐसी हो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो स्थानांतरण की जो अनुवांशिकी है वही चीज हमारी क्या कहलाई, क्लासिकल अनुवांशिकी, यानी जिसका हम कॉमनली सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसे मेंडल ने प्रपोज किया था। चूंकि जो ये हमारी जेनेटिक्स है इसे मेंडल के बेस पर रखा गया है, इसलिए ये क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ, यानी सबसे पुरातन जो अनुवांशिकी है वो ओल्डेस्ट टाइप की अनुवांशिकी भी मानी जाती है, या ओल्डेस्ट अनुवांशिकी भी इसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो जीन होते हैं, आप कह सकते हैं इसमें कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो जीन है उनका स्थानांतरण होता है कहां, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब दूसरी अनुवांशिकी जो हमारी है ये कहलाती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी आप कह सकते हैं आणविक अनुवांशिकी। अब आणविक अनुवांशिकी क्या होता है, जब हम आणविक शब्द आ गया यानी जो अनुवांशिकी है उसकी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, यानी जब हम जीन की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं, या आप कह सकते हैं जीन के भी यूनिट। तो जीन का यूनिट हो गया डीएनए, तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर या डीएनए के फंक्शन की भी स्टडी करेंगे तो वो भी हमारा किसमें आएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आएगा। यानी आणविक जो अनुवांशिकी है वो भी रखा गया है किसके अंतर्गत, आणविक अनुवांशिकी के अंतर्गत। और जो तीसरा हमारा है, तीसरा होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी पॉपुलेशन अनुवांशिकी। अब इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, तो पॉपुलेशन शब्द कहा गया यानी लोग। अब लोग या समूह किसी एक एनिमल स्पीसीज का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में हम किसका अध्ययन करेंगे,
तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ जीन, यानी जो किसी एक एरिया में या एक एरिया से दूसरे एरिया में जो स्थानांतरण हुआ है किसका, जीन का, या जीन के कारण उस जीव विशेष में जो अंतर उत्पन्न हुआ है, वही अंतर, वही स्वभाव, उन्हीं स्वभावों का अध्ययन हम करेंगे किसमें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। यह इंटरब्रीडिंग स्पीशीज में भी हो सकता है, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज में भी हो सकता है, या रिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, यानी यह समूह के एक आंतर कोशिकीय जो आंतर समूह है, प्रजातियां हैं, उनके बीच में भी हो सकता है, या संबंधित जो जातियां हैं उनके बीच में भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा जेनेटिक अनुवांशिकी शब्द है यह 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा अनुवांशिकी जिसमें हम क्या करते हैं, अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं मेंडल के नियम और शर्तों के आधार पर। दूसरी ऐसी अनुवांशिकी होती है जिसमें अनुवांशिकी का अध्ययन करता है किसके, जीन, यानी अनुवांशिकी की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के संरचना और संगठन और कार्य के आधार पर। और तीसरी जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि उस जीन का फैलाव कितनी दूर तक है, जीन का स्थानांतरण कितनी दूर तक है और जीन का स्वभाव कैसा है, उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से जो अनुवांशिकी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले अनुवांशिकी को हम स्टार्ट करते हैं, यानी ट्रांसमिशन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स, या जिसे हम कहते हैं क्या, मेंडेलियन जेनेटिक्स। लेकिन उससे पहले हमारा अभी तो टर्म क्लियर हुआ क्या, हेरिडिटी। अब दूसरा टर्म हमारा स्टार्ट होता है वेरिएशन, भिन्नता। अब अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन की बेसिकली 2 कैटेगरी बनती है। एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। यानी जो भिन्नताएं होती हैं इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक ऐसी भिन्नताएं जो शारीरिक संरचना के आधार पर हो, जिसे हम कहते हैं दैहिक भिन्नताएं, और दूसरी ऐसी भिन्नताएं जो जनन अंगों के आधार पर हो, जिसे हम कहते हैं जननिक भिन्नताएं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना पर ही हम जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं, तो वो दैहिक भिन्नताएं हैं। जबकि कुछ जीवों को हम उनके जनन अंगों के आधार पर एक से दूसरे ग्रुप में स्थानांतरित कर देते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, किसके अंतर्गत हमने रखा उसका अध्ययन, ये हमारा कहलाता है जननिक वंशागत। अब अगर हम बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स की, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन अनुवांशिकी, तो सबसे पहली चीज होता है हु इज मेंडल। मेंडल कौन है? तो मेंडल का पूरा नाम है G.J. मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में पैदा हुए थे, कब, 1822 में। जबकि इनकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में हुई थी। और जो हमारे मेंडेलियन साहब थे इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, जेनेटिक्स, लॉ ऑफ मेंडल, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मेंडल। इनका जो मेंडल रिसर्च है जेनेटिक्स पर, वो रिसर्च क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मेंडल। और इसी के लिए इन्हें उपाधि दी गई थी फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी का जनक, जो कि इन्हें दिया गया था 19वीं सेंचुरी में। अब फिर होता है कि इन्हें 19वीं सेंचुरी में ये उपाधि क्यों दी गई, रीजन ये था कि ये अपने लाइफ में एक मॉन्क के रूप में थे, मॉन्क यानी पादरी के रूप में काम करते थे। और उस कंडीशंस में इन्होंने जो रिसर्च किया वह रिसर्च अप्रूवल के लिए जब इन्होंने भेजा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में जब इनके नियम की रीडिस्कवरी हुई कॉल कोरेंस और उनके साथियों के द्वारा, तब इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। अब क्वेश्चन होता है कि मेंडल्स के लिए ऐसा कौन सा रीजन था जिसके लिए ये सक्सेस हो गए, यानी रीजन्स फॉर मेंडेलियन या मेंडल्स सक्सेस, कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण मेंडल्स को जेनेटिक्स में सफलता हासिल हुई।
रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, यानी मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या थे। अब सबसे पहली चीज है कि जो मेंडल थे, इनकी सफलता के लिए सबसे पहला जो कारण था वो था प्लांट सिलेक्शन। इन्होंने जो प्लांट सिलेक्शन किया था वो था पाइशम सटेको, यानी मटर, और मटर में भी कौन सी, गार्डन पी। मटर की 5 वैरायटियां हैं, उसमें भी उन्होंने जो सेलेक्ट किया था वो गार्डन पी सेलेक्ट किया था, जिसके कारण इसका कल्टीवेशन में छोटे से एरिया में भी कर सकते थे। दूसरी चीज थी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी विरोधी लक्षण। जो मटर के पौधे थे उसमें विरोधी लक्षणों की संख्या 7 थी। कौन कौन से थे, अब वो जान लीजिए। पहली चीज थी जो सीड था, उस सीड का कलर कैसा है, सीड कलर। एक आपका होता है डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और रिसेसिव यानी वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी। तो जो हमारा सीड कलर था यानी जो बीज का रंग था, इसमें जो प्रभावी था वो था येलो, और जो अप्रभावी था वो था ग्रीन। यानी हरे रंग का जो सीड कलर होता है वह बहुत कम दिखाई देता है, जबकि येलो रंग के सीड ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यानी येलो कलर क्या है, सीड में प्रभावी है। बीजों का रंग जो है वो पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। जबकि अगर हम बीजों के शेप की बात करें, यानी सीड शेप, तो इस कंडीशंस में जो हमारे बीज थे शेप 2 पेयर करते हैं। एक तो था राउंडेड, राउंड, और दूसरा था ब्रिंकेड, यानी गोल और छुर्रीदार। इसमें जो हमारा गोल कलर का बीज था वो क्या था, डोमिनेंट था, प्रभावी लक्षण था। जबकि जो हमारा झुर्रीदार था वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी अप्रभावी लक्षण है। अगर हम बात करें फ्लावर कलर की, फ्लावर कलर की, तो फ्लावर कलर की कंडीशंस में जो हमारा पिंक है, पिंक फ्लावर जो होता है ये हमारा डोमिनेंट होता है, जबकि व्हाइट कलर का जो फ्लावर होता है ये हमारा क्या होता है, रिसेसिव होता है। अगर हम इसके बाद अगले नंबर पर जाएं, जिसमें हम क्या करें, पॉड कलर को चूज करें। कौन सा कलर, पॉड। पॉड मीन्स फली, पॉड कलर फली का, फली का रंग। तो फली के रंग में आपको पता है कि मटर में सबसे ज्यादा फली कौन सी दिखाई पड़ती है, हरी वाली, यानी ग्रीन कलर क्या है, डोमिनेंट है। इसके अपोजिट जो हमारा क्या है, येलो कलर है, ये क्या है, रिसेसिव है। अब अगर हम बात करें फ्लावर के पोजीशन की, फ्लावर पोजीशन यानी पुष्प के साथ तने स्टेम से जुड़ने की, यानी वह पुष्प जो है, फ्लावर जो है वह किस एंगल से जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच पर 2 होते हैं, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है टर्मिनल। ठीक, यानी साइड से अथवा ऊपर से लगे हुए। इसके बाद होता है प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में जो है ये हमारा टाल जो होता है ये होता है लंबे, यानी डोमिनेंट, और इसके अपोजिट जो होता है ये होता है हमारा डॉट। जबकि जो 7वां कैरेक्टर है वो हमारा होता है पॉड शेप, पॉड शेप। और पॉड शेप पे क्या है, जो राउंड है ये हमारा डोमिनेंट होता है, और ब्रिंकेड जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। यानी जो फली का आकार है, फली के आकार में गोल आकार की जो फली होती है वो प्रभावी होती है। इसके विपरीत में जो फली है झुर्रीदार है, अंदर की तरफ छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, वो क्या है, अप्रभावी है। तो ये 7 ऐसे विरोधी लक्षण थे जिसके लिए इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे का चयन किया था, और ये इनकी सफलता के भी कारण थे, क्योंकि विरोधी लक्षणों की संख्या क्या थी, जोड़े में थी। जितने भी विरोधी लक्षण थे सब क्या थे, जोड़े थे। एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था, यानी सारे लक्षणों में एक लक्षण प्रभावी थे और एक अप्रभावी थे, जिसके कारण लक्षणों का चयन करना बहुत ही आसान था। इसके बाद अगली चीज होती है
सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मटर के जो पौधे थे इनमें स्व निषेचन अथवा जो कृत्रिम निषेचन प्रक्रिया है ये दोनों आसानी से कराई जा सकती थी और दोनों को रोका भी जा सकता था, यानी इमैस्कुलेशन जो था, इमैस्कुलेशन प्रोसेस ये बहुत सिंपल था। इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फूलों से उनके एंथर को काटकर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस फूल में सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होने पाती है। या अगर हम उसमें से केवल एक एंथर को छोड़कर बाकी एंथर को निकाल लेते हैं तो उस कंडीशंस में वह डिफरेंट टाइप का पॉलिनेशन होगा। तो इस प्रकार से इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलन को रिमूव कर देते हैं उस डिफरेंट फ्लावर से, जिसके कारण उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना शून्य हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें थी जो क्या थी, मेंडल की सफलता के कारण थी, यानी मेंडल की सफलता के लिए जिम्मेदार थी। अगर ये चीजें ना होती और ये पौधे का चयन ना किया होता मेंडल ने, शायद सफलता नहीं मिलती। इसके बाद एक चीज और है कि मेंडल जो मटर का पौधा है उसकी लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट, जो मटर के पौधे की लाइफ साइकिल होती है वह बहुत छोटी होती है, जिसके कारण भी हम उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन एक साथ कम समय में कर सकते हैं। तो ये मेंडल की सफलता के कारण हो गए। अब अगली चीजें होती है कि मेंडल ने नियम जो दिए थे, कितने नियम दिए थे और मेंडल ने कितने क्रास दिए थे। तो मेंडल ने 3 नियम और 3 क्रास दिए थे। ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।